नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। यह वीडियो बीपीएससी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके बनाया गया है। साइंस का यह प्रैक्टिस सेट है जो जीव विज्ञान से लिया गया है। बायोलॉजी का यह प्रैक्टिस सेट है। अक्सर ऐसे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे बीपीएससी का हो या फिर कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा है जिसमें सामान्य ज्ञान का प्रश्न हो। तो ऐसे प्रश्नों में साइंस से कुछ प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो चलिए उसी से संबंधित ये जीव विज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न से, यह प्रश्न देखिए उत्तर के साथ है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? देखिए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविनेरस ने किया था। लेमार्क और ट्रेविरेनस। तो याद रखेंगे बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। यहाँ देखिए एक बात ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ विकल्प नहीं दिए हैं। बिना विकल्प के ही प्रश्न को सीधे उत्तर तक जाइए और याद रखिए, आपके लिए और हम सब के लिए बेहतर होगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? यहाँ देखिए जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा अरस्तु। याद रखेंगे जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और चलिए तीसरा प्रश्न पर चलते हैं, जंतु विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। तो ये प्रश्न को याद रखेंगे उत्तर के साथ। इसमें विकल्प नहीं है, बिना विकल्प का है, डायरेक्ट उत्तर पर जाते हैं। अब आते हैं चौथा प्रश्न पर, वनस्पति विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोक्रिस्टस को कहा जाता है। थियोक्रिस्टस याद रखेंगे, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोक्रिस्टस को कहा जाता है। अब आते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? देखिए पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? देखिए पादप कोशिका दो प्रकार के, पादप कोशिका, जंतु कोशिका होता है। तो ये पादप कोशिकाओं का कोशिका भित्ति जो होता है, सेल वॉल होता है, वो सेलुलोज का बना होता है। याद रखेंगे कि पादप कोशिकाओं का जो कोशिका भित्ति होता है वो सेलुलोज का बना होता है। आगे देखिए छठा प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न, किसके उपस्थिति के कारण पादप हरे रंग के होते हैं? यहाँ देखिए किसके उपस्थिति, पौधों में किसकी उपस्थिति होता है जिसके कारण उसका रंग हरा होता है? तो आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण पौधे का रंग हरा होता है, पादप का रंग हरा होता है। चलिए सातवां प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न को देखिए, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने किया? जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने किया? तो आंसर होगा कैरोलस लिनियस। लिनियस ने सबसे पहले जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किया था। तो याद रखेंगे कैरोलस लिनियस। चलिए आठवां प्रश्न पर चलते हैं। वर्गीकी का पिता किन्हें कहा जाता है? वर्गीकी का पिता, तो वर्गीकी का पिता किन्हें कहा जाता है? तो याद रखेंगे वर्गीकी का पिता कैरोलस लिनियस को ही कहा जाता है। तो कैरोलस लिनियस याद रखेंगे। नवां प्रश्न पर चलते हैं। देखिए इस प्रैक्टिस सेट में उत्तर विकल्प नहीं दिए हैं। ऐसे प्रश्न में हम डायरेक्ट आंसर दे दिए हैं। हालांकि प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसे इस टाइप से प्रश्न नहीं आते हैं, उसमें 4 गो विकल्प दिया हुआ रहेगा और चारों विकल्प में से सही उत्तर चुन करके लिखना होगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट आंसर है, उसको याद रखिएगा। तो चलिए सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है?
तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस कहा जाता है। देखिए वायरस न सजीव होता है न निर्जीव होता है, उसके बीच की कड़ी होता है, तो इसको याद रखेंगे। विषाणु या वायरस कह सकते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी को वायरस कहा जाता है। 10वां प्रश्न पर चलते हैं। वायरस की खोज कब और किसने किया था? देखिए यहाँ वायरस की खोज कब और किसने किया था, तो आंसर होगा 1892 में दमित्री इवानोव्स्की। 1892 में दमित्री इवानोव्स्की ने वायरस की खोज किया था। चलिए 11वां प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहाँ 11वां प्रश्न है, मलेरिया पेचिस जैसे रोग किस कारण से होता है? तो मलेरिया और पेचिस जो रोग होता है वो किसके कारण से होता है? तो आंसर होगा प्रोटोजोआ। यहाँ देखिए विकल्प में थोड़ा सा गड़बड़ाइएगा नहीं। मलेरिया रोग और पेचिस रोग के लिए अलग अलग प्रोटोजोआ का नाम है। जैसे पेचिस रोग एंटमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा होता है, तो अगर वो विकल्प नहीं और सीधे प्रोटोजोआ है तो वो सब प्रोटोजोआ के ही पार्ट से हैं, प्रोटोजोआ के ही अंग है। तो मलेरिया और पेचिस रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है, सब प्रोटोजोआ ही हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न पर चलते हैं। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा इत्यादि किस पादप उपवर्गों के समूह हैं? यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा इत्यादि किस पादप उपवर्गों के समूह है? तो आंसर याद रखेंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा याद रखेंगे। और आगे देखिए मॉस फ्यूनेरिया जिसको कहते हैं, मार्केशिया आदि पादप किस उपवर्ग के समूह है? तो इसे याद रखेंगे कि यह ब्रायोफाइटा समूह के हैं। चलिए आगे देखेंगे। फर्न, मर्सिलिया, हॉर्स्टेल इत्यादि किस पादप उपवर्ग के समूह है? तो इसे याद रखेंगे टेरिडोफाइटा समूह के हैं। तो ये टेरिडोफाइटा याद रखेंगे। चलिए 15वां प्रश्न चलते हैं। पाइनस एवं साइकस किस पादप उपवर्ग के समूह हैं? पाइनस और साइकस किस पादप उपवर्ग के समूह हैं? तो आंसर होगा जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। अगला 16वां प्रश्न पर चलते हैं। 16वां प्रश्न देखिए, भेड़, बकरी, सूअर आदि के यकृत की पीत नलियों में कौन सा कृमि पाया जाता है? देखिए भेड़, बकरी, सूअर आदि के यकृत के पीत नलियों में कौन सा कृमि पाया जाता है? तो यहाँ आंसर होगा चपटा कृमि, जो टेप वर्म कहा जाता है। अक्सर यह सूअर के यकृत के पीत के नलियों में पाया जाता है। तो ये 3 कृमि होते हैं, चपटा कृमि, गोल कृमि और पीन कृमि, जिनमें सबसे खतरनाक चपटा कृमि होता है, टेप वर्म ही होते हैं। तो याद रखेंगे भेड़, बकरी और सूअर के यकृत के पीत की नलियों में ये चपटा कृमि होता है। चलिए 17वां प्रश्न पर चलते हैं। 17वां प्रश्न देखिए, केचुआ, जोंक आदि किस नॉन कॉर्डेटा संघ के जीव हैं? तो ये सब नॉन कॉर्डेटा संघ के जीव है, केचुआ और जोंक। तो ये सब किस वर्ग में आते हैं? तो एनिलिडा ग्रुप में आते हैं, एनिलिडा संघ में आते हैं। तो एनिलिडा याद रखेंगे। चलिए 18वां प्रश्न पर चलते हैं। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा जितना बड़ा कोई संघ नहीं है, बाकी सब संघ इससे छोटा है। यहाँ तक कि रेप्टिलिया, मेमिलिया, मोलस्का जितना भी संघ है वो आर्थ्रोपोडा से छोटा ही है। तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। और 19वां प्रश्न पर चलते हैं। सैंड फ्लाई से कौन सा बीमारी फैलता है? सैंड फ्लाई मक्खी है, तो सैंड फ्लाई से कौन सा बीमारी फैलता है? तो आंसर होगा कालाजार। कालाजार बीमारी सैंड फ्लाई मक्खी के काटने से फैलता है। चलिए अगला प्रश्न 20वां प्रश्न पर चलते हैं। सीसी मक्खी से कौन सा बीमारी फैलता है? सीसी मक्खी से कौन सा बीमारी फैलता है? तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बीमारी सीसी मक्खी के काटने से फैलता है। तो चलिए आगे 21वां प्रश्न पर चलते हैं। बुफो जिसको टोड कहते हैं, मेढक, हाइला, वृक्ष मेढक जिसको कहते हैं, आदि किस कॉर्डेटा वर्ग के जीव हैं? तो ये टेट्रापोडा वर्ग के उभयचर प्राणी है। तो ये मेढक उभयचर वर्ग के प्राणी है। आगे देखिए 22वां प्रश्न, सरीसृप वर्ग। देखिए रिप्टिलिया वर्ग के जीवों का हृदय कितने प्रकोष्ठों में विभाजित होता है? देखिए जितने भी रिप्टिलिया क्लास के जीव हैं उनके हृदय का प्रकोष्ठ 3 चेंबर में होता है, 3 वर्ग में विभाजित होता है, 3 प्रकोष्ठ में विभाजित होता है।
और चलिए 23वां प्रश्न पर चलते हैं। पक्षी का हृदय कितने प्रकोष्ठों में विभाजित है? पक्षी का हृदय 4 प्रकोष्ठ में विभाजित है। पक्षियों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, जैसे मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होता है, उसी तरह से पक्षियों के हृदय में भी 4 चैम्बर होते हैं, 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अब आगे चलते हैं, 24वां प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी का सबसे ऊंचा और विशालतम जीवित पक्षी कौन है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा और विशालतम जीवित पक्षी, आंसर होगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग सबसे ऊंचा और विशालतम पक्षी है। तो चलिए 25वां प्रश्न पर चलते हैं। शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है? शुतुरमुर्ग जो सबसे विशाल पक्षी होता है वो अफ्रीका में पाया जाता है, आंसर होगा अफ्रीका। चलिए 26वां प्रश्न पर चलते हैं। किसके अंडे प्राणी जगत के अंडों में सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है, तो अंडा भी उसी का होगा, यानी शुतुरमुर्ग के अंडे प्राणी जगत का सबसे बड़ा अंडा होता है। आगे चलिए 27वां प्रश्न पर चलते हैं। सबसे छोटा पक्षी कौन है? सबसे छोटा पक्षी, देखिए सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है, जिसको हिंदी में गुंजन पक्षी भी कहते हैं, तो हमिंग बर्ड के नाम से ज़्यादा ही विख्यात है। तो सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड होता है। 27वां प्रश्न है। 28वां प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न, विश्व का सबसे विशाल स्तनधारी प्राणी कौन है? विश्व का सबसे विशाल स्तनधारी प्राणी ब्लू व्हेल है। विश्व का सबसे विशाल स्तनधारी प्राणी ब्लू व्हेल होगा। चलिए 29वां प्रश्न, डायनासोर किस वर्ग के प्राणी था? डायनासोर जो किस वर्ग के प्राणी था? तो ये सरीसृप वर्ग के प्राणी थे, रिप्टिलिया क्लास के प्राणी हैं। तो डायनासोर याद रखेंगे सरीसृप वर्ग के, जो रेंग करके चलते हैं वो सरीसृप वर्ग में आते हैं। आगे चलते हैं 30वां प्रश्न, डायनासोर किस काल में पैदा हुए थे और किस काल में विलुप्त हो गए? तो डायनासोर देखिए ट्रायसिक काल में पैदा हुए थे एवं क्रिस्टेशियन काल में विलुप्त हो गए थे। तो याद रखेंगे ट्रायसिक काल में पैदा हुए थे एवं क्रिस्टेशियन काल में विलुप्त हो गए थे। अगला 31वां प्रश्न, चलिए व्हाइट लेग हॉर्न किसका किस्म है? देखिए व्हाइट लेग हॉर्न, देखिए व्हाइट लेग हॉर्न कुक्कुट का किस्म है, मुर्गी का नस्ल है लेग हॉर्न। तो व्हाइट लेग हॉर्न किसका किस्म है? तो कुक्कुट का, याद रखेंगे। और 32वां प्रश्न, एड्स एक घातक बीमारी है, जो ये क्या है? तो एड्स जो से किससे फैलता है? तो एड्स विषाणु से फैलता है, वायरस से फैलने वाला रोग है। तो एड्स जो बीमारी है सो विषाणु से फैलता है, विषाणु से फैलने वाला घातक बीमारी है। चलिए 33वां प्रश्न पर चलते हैं। कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किसने किया था? तो आंसर होगा कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। चलिए 34वां प्रश्न पर चलते हैं। संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसके अंडे में होता है? संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसके अंडे में होता है? तो सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है, तो कोशिका भी इसी का होगा। तो शुतुरमुर्ग के अंडा में ही संसार का सबसे बड़ा कोशिका होगा। तो चलिए 35वां प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका का नाम है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन याद रखेंगे। 36वां प्रश्न पर चलते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। चलिए 37वां प्रश्न पर चलते हैं। हल्दी का रंग किस वर्णक के कारण पीला होता है? जो हल्दी का रंग जो पीला होता है वो किसके कारण होता है? तो याद रखेंगे ज़ैंथोफिल के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। आगे 38वां प्रश्न पर चलते हैं। टमाटर का रंग किस वर्णक के कारण लाल होता है? टमाटर का रंग जो होता है वो किसके कारण लाल होता है? तो याद रखेंगे लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। 39वां प्रश्न को देखते हैं। गाजर का रंग किस वर्णक के कारण निर्धारित होता है? तो कैरोटीन के कारण गाजर का रंग, गाजर के रंग में देखिए कैरोटीन होता है, कैरोटीन के कारण गाजर का रंग लाल होता है। तो चलिए सेव का रंग लाल किस वर्णक के कारण होता है? देखिए सेव का रंग भी किस वर्णक के कारण लाल होता है? तो देखिए यहाँ एंथोसियानिन के कारण सेव का रंग लाल होता है। आगे देखते हैं 41वां प्रश्न। पपीता का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? पपीता का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है?
तो पपीता का जो पीला रंग होता है कैरिकोजेन्थिन के कारण होता है, कैरिकोजेन्थिन। तो पपीता का रंग पीला कैरिकोजेन्थिन के कारण होता है। 42वां प्रश्न पर चलते हैं। 42वां प्रश्न है आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? पूरा नाम देखिए, आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो आंसर होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का पूरा नाम है। आगे देखिए, राइबोसोम किससे बनी होती है? तो राइबोसोम किससे बनी होते हैं? तो राइबोसोम बनता है आरएनए और प्रोटीन से। याद रखेंगे, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बनता है। चलिए अगला 44वां प्रश्न पर चलते हैं। लाइसोसोम का निर्माण किस में होता है? देखिए, लाइसोसोम जिसे इसका निर्माण किस में होता है? तो गोल्जी काय में, गोल्जी बॉडी में लाइसोसोम का निर्माण होता है। अब चलते हैं 45वां प्रश्न। आत्महत्या की थैली या पाचन थैली की कोशिका अंग को कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। 46वां प्रश्न को देखते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया? केंद्रक की खोज, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। ऐसे कोशिका में बहुत केंद्रक के अलावा भी होता है, गोल्जी बॉडी होते हैं, रिक्तिका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसी में बीच में केंद्रक होता है। तो केंद्रक की खोज किसने किया? तो आंसर होगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज किया था। 47वां प्रश्न पर चलते हैं। 47वां प्रश्न में देखिए, मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितना होता है? तो याद रखेंगे, मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या टोटल 46 होता है, यानी 23 जोड़ा क्रोमोजोम होता है मनुष्य में। और टोटल पूछा जाए तो 46 और जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा। तो मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या यानी गुणसूत्र की संख्या 46 होते हैं, यानी 23 जोड़ा होता है। देखिए, कितने जोड़े गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं? तो मनुष्य में जो क्रोमोजोम की संख्या 23 जोड़ा होते हैं, उसमें 22 जोड़े स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं और 23वां जोड़ा अलग होता है। स्त्री में अलग होता है और पुरुषों में अलग होता है। पुरुष में XY होता है और स्त्री में XX ही होते हैं। तो 23वां जोड़ा में अंतर होता है, 22वां जोड़े दोनों में समान होते हैं। टोटल 23 जोड़ा होता है, तो याद रखेंगे। चलिए 49वां प्रश्न पर चलते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीएनए का पूरा नाम देखिए क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न को देखिए। टीआरएनए की संरचना जानने में किस भारतीय मूल के जीव वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान है? तो टीआरएनए की संरचना जानने में किस भारतीय मूल के जीव विज्ञानी का महत्वपूर्ण योगदान है? तो यहाँ देखिए आंसर होगा HG खुराना। इनका पूरा नाम हरगोविंद खुराना कहते हैं। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इस तरह से 50 प्रश्नों का उत्तर के साथ यह प्रैक्टिस सेट था। विषय था साइंस का जीव विज्ञान, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लाते रहेंगे आप सबके लिए। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।